टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बताओ। गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ रहे थे। अच्छा हाँ ठीक, सिर्फ टॉपिक का नाम दिया था मैंने, नहीं गॉस सर, लॉ का सिर्फ सर डेफिनेशन लिख ली थी आपने, पूरा एक्सप्लेनेशन भी। और फॉर्मूला भी लिखवा दिया था। एक्सप्लेन भी कर दिया था, फॉर्मूला तक आ गए थे। ठीक बच्चा, ठीक ठीक। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं गॉस लॉ के ऊपर, है ना। देख बच्चा, देखो बच्चा, सवाल ये है, क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि मान ले हमारा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है बच्चा, इस एक्सिस पे एक ऐसे लिखा रखा है बेटा रॉड, ये एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड। इस यूनिफॉर्म रॉड का जो लेंथ है ये है बेटा कैपिटल एल, है ना। दैट कैपिटल एल इज इक्वल टू 2r, ठीक। एंड इसके ऊपर चार्ज है बेटा टोटल कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है बच्चा। और देखो यहाँ पे एक ऐसा रिंग रखा है बेटा, रिंग, है ना। इस रिंग पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है रिंग पे, और इस रिंग पे हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज में दिया हुआ है स्मॉल क्यू, ठीक है बच्चा। इस रिंग का जो रेडियस है हमारा ये है कैपिटल आर, ठीक है बच्चा। और अब देखो यहाँ पे रख दिया हमने एक क्यूब, हमने एक क्यूब रखा इस तरह से कि क्यूब का सेंटर यहाँ पे आना चाहिए बेटा, है ना। और क्यूब का सेंटर हमारा ओरिजिन पे है, और क्यूब हमारा इस तरह से है, ठीक है बच्चा। इस क्यूब का साइड लेंथ हमारा 2r है ना। तो कहेंगे सेंटर ऑफ क्यूब इज एट द ओरिजिन, सेंटर ऑफ क्यूब इज एट ओरिजिन, ठीक है बेटा। कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बेटा। सवाल समझ गया ना, चलो करो। ग्रुप में ओपन चैट मत रखिए, रिकॉर्ड लेक्चर में सिर्फ सबका नाम शो करता है, बैकग्राउंड दिखता है, दिखता ही नहीं है। फिर चैट आ रही है, चैट कहाँ आ रही होगी। अभी मैंने वो कर दिया ना स्पॉटलाइट वीडियो, तो किसी का नाम नहीं आएगा, अब सिर्फ वीडियो ही आएगा। अमित शुक्ला का आया आंसर। करो बच्चों। निकालना क्या हम लोग को है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, है ना बच्चा। किसी भी तरह से हम अगर टोटल इनक्लोज चार्ज निकाल लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कॉजी का भी आ गया। देखो बेटा, इस सवाल में ही कहेंगे हम लोग कि हम लोग को चाहिए क्या बेटा, फ्लक्स चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये होना चाहिए टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा।
हमें किसी भी और चीजों से कोई मतलब नहीं बच्चा, किसी भी और चीज से हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें किससे मतलब है कि हमारे क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना फंस गया, है ना बच्चा। तो देखो इस रॉड की लंबाई बेटा 2r है ना, तो अब बताओ इस रॉड का कितनी लंबाई इस क्यूब के अंदर होगा, बोलो बेटा, रॉड का कितनी लंबाई क्यूब के अंदर आएगा, आठ। आर ना आएगा बेटा। तो आर का मतलब क्या हो गया, इसका आधा ना हो गया बेटा, L/2 हो गया ना, इसका मतलब Q/2, बोलो, है ना। ठीक है, अब देखो बेटा इस रिंग का कितना पोर्शन आएगा उसके अंदर, बताओ। आ रही आएगा सर। रिंग का क्वार्टर पार्ट आएगा ना बेटा, R रिंग का क्वार्टर आएगा बेटा ये, है ना। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, फिर से 1/4, इसका मतलब प्लस Q/4 हो गया, खत्म। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक क्यूब मान ले बच्चा, ऐसे ये क्यूब हो गया, ठीक। कहता है सवाल, ए स्मॉल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड sphere is placed such that its center is find electric flux through cube, है ना बेटा। if charge on the sphere is capital Q, है ना बच्चा, स्फीयर पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q, and its center is at, फर्स्ट पार्ट सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है बेटा। इस स्फीयर का सेंटर अगर क्यूब के सेंटर पे हो तो कितना फ्लक्स, बी पार्ट कहता है बेटा एट फेस सेंटर ऑफ क्यूब, समझो बेटा। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि इस क्यूब के सेंटर पे हमारा स्फीयर है ना बच्चा, ठीक है। दूसरा कहता है बेटा कि फेस सेंटर ऑफ क्यूब, मतलब कोई भी एक फेस सोच लो और कोई भी एक फेस का सेंटर सोच लो बच्चा, है ना। तो फेस का सेंटर हो गया ना, तो स्फीयर ऐसे रखा है बेटा, ठीक है। तीसरा पार्ट कहता है कि एट मिड पॉइंट ऑफ एनी एज, ठीक है बच्चा। इस क्यूब का कोई भी एज सोच लो बेटा, कोई भी एज सोच लो, इस एज का ये मिड पॉइंट स्फीयर ऐसे रखा है बेटा इसमें, ठीक है। डी पार्ट कहता है बेटा एट वन ऑफ द कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर पे बेटा, कोई भी एक कॉर्नर पे ऐसे रखा है स्फीयर, समझ गए। इन सारे केसेस में तुमको बताना है कि फ्लक्स क्या होगा। करो बेटा। सर पहले में Q/ε बोलो नॉट। नहीं, बोलो नहीं, आंसर नहीं बोलो, आंसर नहीं बोलो।
बढ़ती जाओ। लोकेश, क्वाजी, आयुष, क्वाजी, शिवम, सृजन, सृजन के सारे आ गए। अभी का सेकंड आया, वैष्णवी, क्वाजी, शिवम, राम शर्मा, गुड, भावनी, लोकेश, क्वाजी, अमित शुक्ला, आलोक रंजन, वैष्णवी, उत्कर्ष, करो बच्चा करो। देखो बच्चा, फर्स्ट वाले का आंसर देख ही रहोगे तुम कि इसमें इस स्फीयर के अंदर बेटा पूरा ही चार्ज आ गया ना, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। दूसरे वाले में देखो, तो देखो बेटा ऐसे अगर तुम रखोगे फेस सेंटर में, ऐसे रखोगे बेटा फेस सेंटर में, तो देखो इस स्फीयर के अंदर जो है बेटा, क्यूब के अंदर वो सिर्फ इतना ही पार्ट ना आएगा बेटा, बोलो आधा ही पार्ट आएगा क्यूब के अंदर, आधा ही पार्ट आएगा बेटा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 2, है ना बच्चा। थर्ड वाले में क्या कहोगे कि देखो एज के एज पे आ गया बेटा, तो इसका देखो बेटा इतने ही पार्ट जो हमारा होगा 1/4, है ना बेटा, 1/4 ही क्यूब के अंदर होगा। इसका मतलब ये हो गया बेटा हमारा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। अब देखो यहां से अगर ऐसे खींच के इसको बाहर निकालोगे तो उसका एक और पोर्शन बाहर निकल जाएगा बच्चा, बोलो मतलब इससे क्या हो जाएगा इस बार, और 1/8 ही इसके अंदर आएगा बच्चा। इसका मतलब ये हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसको बनाओ। अब कहता है बेटा कि इस बार क्यूब के तुमको हर फेस से निकालना है बेटा। क्यूब के कितने होते हैं फेस, 6 होते हैं फेस ना बेटा, तो इन 6 फेस से तुमको फ्लक्स निकालना है ना, अलग अलग। ठीक है। अब कहता है सवाल में, पहला सवाल में कि चार्ज कहाँ प्लेस्ड है, तो पहला बेटा क्यूब के सेंटर पे प्लेस्ड है ना बच्चा। और दूसरे में कहता है कि स्फीयर का सेंटर क्यूब के कॉर्नर पे है। ठीक है बच्चा, करो करो।
ठीक है, आगे बढ़ो। गुड, करो बच्चा करो। बिल्कुल सही उत्कर्ष, बिल्कुल सही। आयुष भी सही। तो देखो बच्चा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? देखो बच्चा, इस वाले में क्या हो जाएगा? अगर क्यूब के सेंटर में बात करते हो बेटा, है ना, तो क्यूब के सेंटर में अगर कहोगे हर फेस से बात करें, है ना बेटा, ऑल फेसेस क्यूब के सेंटर पे होगा बेटा, तो चारों तरफ से हर फेस सिमेट्रिकल ना बच्चा, बोलो। सारा फेस हमारा सिमेट्रिकल है ना बेटा। तो पूरे क्यूब से अगर फ्लक्स हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन है बेटा, है ना, तो किसी एक फेस से कितना हो जाएगा? तो कहेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 6, सबसे बराबर आएगा बेटा। ठीक है। अब कहता है बी वाला पार्ट में एट वन ऑफ द कॉर्नर, है ना बच्चा। तो देखो बेटा, इसमें हम बात करेंगे अगर, है ना, तो कहेंगे थ्री फेसेस ज्वाइंड एट द कॉर्नर, है ना बेटा, एट द कॉर्नर वेयर सेंटर ऑफ स्फीयर इज, है ना बेटा। बात समझा? जहां इस स्फीयर का सेंटर है बेटा, जहां इस स्फीयर का सेंटर है वहां से पहचानो तीन फेस हो गए ना बच्चा, बोलो। अगर इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है बेटा, तो इसको जोड़ने वाले कितने फेस हुए? एक देखो ये वाला फेस, है ना बेटा, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, है ना बेटा। अब तुम सोचो, कोई भी एक फेस हो बेटा, कोई भी एक फेस हो, है ना, कोई भी एक फेस है बच्चा, है ना। इस फेस में अगर मैं चार्ज को यहाँ पे रखूं, अगर मैं चार्ज को यहाँ पे रखता हूं कोने पे, है ना, अगर कोने पे बेटा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएगी? ऐसे ऐसे ऐसे, है ना बेटा। कोने पे अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएगी? ऐसे ऐसे ऐसे, है ना बेटा। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगी, है ना बच्चा। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा अगर इससे क्रॉस नहीं करेगी, इसका मतलब इन तीनों फेसेस का फ्लक्स जीरो, है ना बेटा। इन तीनों फेसेस सरफेस के कितना हो जाएगा बेटा? फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना। और कहते हो अगर अदर थ्री फेसेस, है ना बेटा, अदर थ्री फेसेस इंडिविजुअली, है ना बच्चा। अगर हम अदर थ्री फेसेस की बात करें, है ना बेटा, तो बाकी तीन फेस जो हमें है बेटा, बाकी जो तीन फेस है सिर्फ उसी से ही फ्लक्स होगा, बोलो। बात समझे ना? बाकी जो तीन फेस आए बच्चा सिर्फ उसी से ही फ्लक्स होगा, और बाकी का तीन फेस सिमेट्रिकल हो जाएगा बच्चा। ये वाला फेस, ये वाला फेस, पीछे वाला फेस, ये तीनों फेस सिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना बच्चा। तो पूरे क्यूब का फ्लक्स क्यू बाई 8 एप्सिलॉन था ना बेटा हमारा, बोलो।
पूरे क्यूब का था q/8, इसका मतलब हमको इससे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो q/8 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। सर हाँ बोलो। सर जो इसका ए पार्ट है सर, जिसमें आया है आंसर q बाय हाँ एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6, हाँ, सर उसमें थोड़ा सा कम समझ में आया, वो कैसे आया? अरे बच्चा स्फेयर का जो सेंटर है वो क्यूब के सेंटर पे है ना, यस सर। तो बताओ उस सेंटर के लिए जितने सारे फेस होंगे, सारे फेस एक जैसे होंगे ना बेटा, यस सर। होंगे ना, इसका मतलब हर फेस से बराबर फ्लक्स होगा। यस सर। हर फेस से बेटा अगर बराबर फ्लक्स है, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, सर सबका मिला के q/ε0, यस सर। तो एक फेस का फ्लक्स q/6 हो जाएगा ना बेटा, बात समझी। यस सर। सवाल समझे बेटा, सवाल कहता है कि रिंग हमारे पास एक है बेटा ऐसा क्यू चार्ज का, है ना। अब कहता है एक स्फीयर सोचो, एक ऐसा स्फीयर सोचो बेटा जिस स्फीयर का जो सेंटर है वो इसके पेरीफेरी पे आएगा, बाउंड्री पे, इसके बाउंड्री पे उस स्फीयर का सेंटर होना चाहिए। ठीक है बच्चा, और उस स्फीयर का रेडियस इस रिंग के रेडियस का हाफ होना चाहिए, है ना। तो कहता है बताओ कितना फ्लक्स होगा, करो करो बच्चा। फ्लक्स थ्रू द क्यूब लिखा है सर आपने, कहाँ पे, तो लास्ट फ्लक्स है। थ्रू, सॉरी स्फीयर, स्फीयर क्यूब नहीं, स्फीयर होगा, फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर बनाओ। हम चेक करो कि y2 नहीं होगा बेटा, स्फीयर से निकालना है बेटा, स्फीयर से, कि भाई 4 भी नहीं होगा,
सोचो और। देखो बच्चा, ये हमारा रिंग हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा रिंग, है ना। और इस रिंग पे हमारा टोटल चार्ज है बच्चा Q। ठीक है। अब सोचो कि हमने स्फेयर रखा बेटा, स्फेयर हमने ऐसे प्लेस किया कि स्फेयर का सेंटर जो है बच्चा वो यहाँ पे आ रहा है ना। लेकिन इस स्फेयर का बेटा जो रेडियस है वो r/2 है। तो देखो बेटा, ये हमारा हो गया इसका सेंटर, स्फेयर का हो गया, रिंग का हो गया सेंटर। तो देख बेटा, इसका रेडियस हाफ करोगे अगर, तो हाफ तो यही तक ना आएगा बेटा, बोलो, है ना। तो अब सोचो, अगर स्फेयर बनाओगे तो स्फेयर कैसे बनेगा? स्फेयर तुम्हारा ऐसे ना बनेगा बेटा, बोलो, है ना। स्फेयर हमारा ऐसे ना बनेगा बेटा, बोलो, है ना बच्चा। स्फेयर हमारा यही बना। तब पहचानो, इस स्फेयर के अंदर जो रिंग का चार्ज है बच्चा, है ना, वो आधा कहाँ, आधा से बहुत कम है बेटा। Q/2 भी देखो इतना ही ना आया बेटा, बोलो। इस स्फेयर के अंदर इस रिंग का सिर्फ इतना ही पोर्शन आया बेटा। ये बात समझ में आई? सिर्फ इतना ही पोर्शन आया बच्चा इसका। ठीक है। अब देखो, इसको मैं यहां से ज्वाइन कर दिया बेटा, यहां, इसको यहां से ज्वाइन कर दो यहां। ठीक है बच्चा। और ये पूरे एंगल को अगर मान लू मैं थीटा, है ना बेटा, तो यहां से इसको मिला दो, तो बताओ बेटा ये एंगल 90 होगा ना, बोलो बेटा, ये एंगल हमारा 90 होगा ना बेटा। ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल को देखो बच्चा, अब जो ट्रायंगल बना है ये कुछ ऐसा बना है बच्चा, है ना। ये एंगल 90 है। अब देखो ये लंबाई कितनी है बच्चा, ये पूरा रेडियस r, और ये क्या है बेटा, इस स्फेयर का रेडियस, ये स्फेयर का हो गया रेडियस r/2, है ना बच्चा। तो देखो ये जो एंगल हमारा हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, इस एंगल का हाफ हो जाएगा ना, θ/2। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो बेटा, अब तुम कहोगे साइन थीटा शुड बी इक्वल टू r/2 डिवाइड बाई r। इसका मतलब हो गया बेटा ये हाफ, है ना। इसका मतलब एंगल क्या आ गया बच्चा, इसका मतलब θ/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना बेटा, बोलो कितना हुआ, 60, है ना बच्चा। तो अब बताओ 60 डिग्री एंगल पूरे सर्किल का कितना हिस्सा बेटा, पूरे सर्किल में कितना एंगल, 360। तो 60 डिग्री एंगल कितना हिस्सा हुआ, सोचो, 1/6 ना बेटा। तो 1/6 इंटू क्यू, बोलो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, बोलो, फ्लक्स हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई कुछ पूछना है क्या? बेटा r/2 किसका रेडियस है, बोलो। ये रेडियस है बेटा इस स्फेयर का, है ना। ये रेडियस है ना बेटा r/2। ब्लैक वाला रेडियस बेटा ये r/2 हो गया इस स्फेयर का, और ये रेडियस है बेटा रिंग का, है ना।
आर वेक्टर हमारा क्या है? आर वेक्टर बेटा हमारा रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बच्चा, तो सवाल कहता है फाइंड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड in a sphere of radius capital R, ठीक है, with its सेंटर एट ओरिजिन। समझा बच्चा? स्फेयर का जो सेंटर है बेटा ये ओरिजिन पे है ना? तो इस स्फेयर के अंदर टोटल कितना चार्ज फंसेगा बेटा? बनाओ। टेस्ट में यही गॉस लॉ तक आएगा बच्चा, गॉस लॉ तक आएगा। वैष्णवी का हुआ, उस्मान का भी हो गया, लुभावनी का भी हो गया। बेटा तुम लोग चेक कर लो फिर भी आंसर अपने। हाँ उत्कर्ष का सही आंसर है, उत्कर्ष का आंसर सही है। करो बच्चा करो। कौशी का भी आया आंसर। अली का भी आया। उस्मान का भी आया। देखो तो बच्चा, जैसा एक क्वेश्चन है कि अगर मेरा ये ओरिजिन है बेटा, ये ओरिजिन है ना? तो इस स्फीयर को हमने कैसे प्लेस किया? इस स्फीयर को हमने ऐसे प्लेस किया है ना बच्चा?
स्फीयर का रेडियस हमारा है बेटा कैपिटल आर। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया बेटा के आर वेक्टर। के आर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, रेडियल लाइंस, है ना बेटा। के आर वेक्टर का मतलब है रेडियल लाइंस। तो ऐसे ऐसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। तो बताओ इस एरिया पे अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स देखना चाहते हैं बच्चा, तो क्या दिख रहा है तुम्हें हर जगह, क्या दिख रहा है कि हर जगह बेटा ये नॉर्मली पास किया ना बेटा, बोलो हर जगह नॉर्मली पास किया ना, ठीक है। और देख बच्चा किसी भी पॉइंट पे जो तुम एरिया लेते हो बेटा, वो एरिया भी तो परपेंडिकुलर ही बोलते हो बेटा, एरिया भी बोलते हो परपेंडिकुलर, और फील्ड भी है परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेटा सरफेस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह कांस्टेंट है। बोलो बच्चा एग्री, बोलो बच्चा। यस सर। है ना, सरफेस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह कांस्टेंट है। अब बता बच्चा इस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है या सेम है बेटा, बोलो बोलो। सेम है सेम है ना, कैसे पहचाना, सर, आर सेम होगा। बिल्कुल सही बात, आर हमारा सेम है ना बेटा। इसका मतलब इसके सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बेटा कितना, के इंटू आर, है ना। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बोलो बेटा, फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो गया बेटा 4 पाई के आर क्यूब, बोलो बेटा, है ना। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कितना हो गया हमारा, चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर क्यू। ये आंसर हो गया बेटा हमारा, इतना चार्ज इसके अंदर है। बात समझ में आ गई ना बेटा। देखो बच्चा ये मैंने बनाया है क्यूब, है ना बेटा। अब देखो मैंने क्या कहा कि जो ये एज तुम्हें दिख रहा है ना बेटा, ये एज का जो मिड पॉइंट है बेटा, ये एज का जो मिड पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है बेटा। ये एज का मिड पॉइंट हमारा ओरिजिन है। यहां से ड्रॉ किया मैंने एक्स एक्सिस, यहां से ड्रॉ किया मैंने वाई एक्सिस, है ना बेटा। और इस लाइन के पैरेलल ये हमारा है बेटा जेड एक्सिस। डायग्राम समझ में आ गया बच्चा। तो सवाल कहता है फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड, फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्यूब। क्यूब में टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, ठीक है। चलो करो। अच्छा क्यूब का साइड लेंथ, क्यूब का साइड लेंथ चाहिए बच्चा, क्यूब का साइड लेंथ है स्मॉल ए। करो। स्मॉल ए है बच्चा, क्यूब के साइड की लंबाई ए है, स्मॉल ए।
थैंक यू दक्ष। मेरी तारीफ कर दो। बोलो बोलो बनाओ, कितना आया? ये मॉड वाई है बेटा, है ना, वाई का मॉडुलस है ये। वैष्णवी का आ गया आंसर, उत्कर्ष का आंसर आया, लेकिन उत्कर्ष चेक करो, वैष्णवी तुम भी चेक करो। अनिकेत का आंसर आया। अरे तुम लोग पावर कैसे टाइप करता है यार, मुझे भी सिखाओ। अनिकेत ने पावर में टाइप किया है, ये तो वर्ड वगैरह में होता है। अनिकेत पावर टाइप कैसे करते हो? सर कीबोर्ड से हो जाता है। कीबोर्ड कैसे होता है? सर मोबाइल मोबाइल में में? करता हूँ। हाँ। अच्छा, कोई स्पेशल कीबोर्ड लोड किया तुमने होगा। नहीं सर, मोबाइल में ही। ओके ओके। अच्छा उस्मान भी, उस्मान ने कहा के ए ऊपर टैगा के थी करो तो चला जाएगा, है ना। अच्छा मोबाइल में ऐसे टाइप करेंगे तो ऊपर क्यूब जाएगा। ओहो, मुझे भी सिखा दे। अमित शुक्ला बोल रहा है उसको भी सिखा देना भाई, उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक बार उस ग्रुप में डाल देना, है ना। एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर, नाम रख मोबाइल गुरु। चलो देख बच्चा, देख बच्चा ध्यान दे। अगर मैं कहूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा है, इसका मुझे फ्लक्स चाहिए बेटा, है ना। तो ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में है, देखो आई कैप, है ना बच्चा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा बेटा एक्स डायरेक्शन में है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में फील्ड तो ऐसा ना हो गया बेटा, सोचो ना, इस तरह के फील्ड से, इस तरह के फील्ड से अगर फ्लक्स बनेगा तो किससे फ्लक्स बनेगा? तो फ्लक्स बनेगा बेटा इस वाले एरिया से, है ना बेटा, और बनेगा इस वाला एरिया से। बोलो बेटा, बात समझ में आई ना? ठीक है, तो हमारा बना एरिया 1 और एरिया 2। ठीक है बच्चा, तो देखो तो गौर से, जरा गौर करो बेटा। अगर मैं कहूं फेस 1, तो बोलो बेटा इस फेस 1 में क्या खास बात दिख रही है? बोलो बेटा, इस फेस 1 में जितने सारे पॉइंट्स हैं बेटा, इन सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है और वो है 0। दिख रहा है बेटा? ये प्लेन जो है बेटा, ये वाईजेड प्लेन है बेटा। वाईजेड प्लेन पे अगर हमारा x इक्वल टू 0 है बच्चा, x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट भी 0 होगा बेटा। बोलो, बात समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट भी 0 होगा, इसका मतलब इसका फ्लक्स भी 0 होगा। बोलो बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं कहूं फेस 2, तो देखो बेटा 2 नंबर फेस से, 2 नंबर फेस हमारा ये है, क्या दिख रहा है बेटा?
इस फेस का हर पॉइंट ओरिजिन से स्मॉल a के डिस्टेंस पे है ना बच्चा। इसका मतलब x इक्वल टू a, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का x कोऑर्डिनेट हो गया बेटा ka, है ना बेटा। तो देखो ना बेटा यूनिफॉर्म फील्ड ना हो गया, उस सरफेस के लिए, उस फेस के लिए फील्ड यूनिफॉर्म हो गया। तो क्या हो जाएगा फ्लक्स, तो हो जाएगा बेटा इसका फ्लक्स ka इंटू एरिया a स्क्वायर, है ना बेटा। बात समझा। अब कहोगे बेटा अदर फेसेस, जितने सारे फेसेस है बेटा, अदर फेसेस का फ्लक्स 0 होगा बेटा, है ना। बात समझे। अब चलो बात करें ड्यू टू ई वाई, है ना बेटा। तो ड्यू टू ई वाई की बात करें, ध्यान दो बच्चा। ड्यू टू ई वाई कहोगे बेटा तो क्या कहोगे, अब किससे फ्लक्स होगा, वाई में ऊपर की तरफ फील्ड है बेटा, इसका मतलब ये वाला फेस, देखो बच्चा ये वाला फेस आएगा, है ना, फेस नंबर 3, ठीक है, और फेस नंबर 4, है ना बेटा। ये चारों ये चौथा नंबर फेस से और 3 नंबर फेस से आएगा बेटा फ्लक्स, है ना बेटा। तो अब देखो, अब कहो फेस 3, फेस 3 से आएगा बेटा फ्लक्स, कितना आएगा, तो कहोगे देखो अगर फेस 3 की बात करो, है ना, और फेस 4 की बात करो, तो 3 एंड 4 इन दोनों के लिए बेटा y की वैल्यू कितनी है, a/2, इन दोनों के लिए बेटा y की वैल्यू a/2 है ना। और मॉड y की वैल्यू खासकर इसके लिए प्लस a/2, इसके लिए माइनस a/2, है ना बच्चा। लेकिन यहाँ क्या होगा, मॉड y दोनों के लिए a/2, है ना बच्चा। अब सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है बेटा बाहर की तरफ, है ना। तो कैसा फ्लक्स हुआ, ये बाहर निकलने वाला फ्लक्स हो गया ना बच्चा। और यहां से क्या हुआ बेटा, ऐसे वाला फ्लक्स, ये हुआ इंटर करने वाला, है ना। तो क्या दिख रहा है, दोनों का फ्लक्स बराबर ना होगा बच्चा। बस अंतर ये होगा कि अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट 3 नंबर 4 नंबर के लिए, तो इन दोनों के लिए कितना है बेटा, k इंटू a/2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स फेस नंबर 3 का फ्लक्स अगर तुम कहते हो k a/2 इंटू a स्क्वायर बेटा, तो सरफेस 4 से हम फ्लक्स कहेंगे माइनस k a/2 a स्क्वायर। बोलो बेटा ये बात समझ में आई, मॉड बाई a/2 कैसे हुआ, अरे बच्चा ये पूरा a है ना, ये पूरा a है ना बच्चा, तो ये आधा कितना होगा, a/2 होगा ना। ये वाला फेस x एक्सिस से कितना ऊंचा होगा, a/2 ना बच्चा। तो ky, बात समझ गए बच्चा। तब देखो यहां से फील्ड बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव फ्लक्स, यहां से फील्ड इंटर कर रहा है तो ये नेगेटिव फ्लक्स, है ना। तो अब अगर कहा जाए बेटा कि क्यूब से, इस पूरे क्यूब से नेट फ्लक्स कितना आया, तो कहोगे नेट फ्लक्स इक्वल टू, ऐड करो, ये हो गया बेटा के क्यूब, बोलो बस, और कुछ भी नहीं, है ना बच्चा। और ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। इसका मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो गया, ये हो गया के ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया बेटा बात, सर सबके बात समझ, बोलो बोलो। सर जब हम एक्स से फ्लक्स देख रहे हैं तो सर हम लोग ये जो सरफेस है उनको कैसे चूज करते हैं कि मतलब इन्हीं दो को लेंगे। अरे बेटा जैसे मान लो हमारे कमरे में, इस कमरे में टोटल 6 दीवारें हैं ना बच्चा, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक पीछे, और ये 2, बोलो यस सर। यही ना। अब इमेजिन करो अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है बच्चा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किससे फ्लक्स बनेगा, देखो ये लाइन जो है, ये चारों दीवारें, ऐसे की चारों दीवारें से क्या हो गई, पैरेलल, यस सर। दिख रहा है, यस सर। इन चारों दीवारों के लिए हो गया पैरेलल। हाँ। इससे फ्लक्स बनेगा नहीं, हाँ हाँ। इससे बनेगा और इससे बनेगा, बोलो इन यस दोनों से बनेगा फ्लक्स, यस सर। समझ गए। यस सर। फेस 1 का एक बार फिर बता दे, देखो बेटा फेस 1 हमारा कहाँ है बेटा, फेस 1 हमारा जो है बेटा, ये हमारा वाईजेड प्लेन, बोलो फेस 1 जो है बेटा हमारा है,
ये वाई जेड का प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन के जितने सारे पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट्स का बेटा क्या होगा, क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। अब आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करें, बोलो होमवर्क याद था क्या, होमवर्क क्या था? सर वही एक्सरसाइज 3 पुराना पार्ट, वाला था, एक्सरसाइज 3 में कुछ क्वेश्चंस थे और अच्छा हाँ बहुत कम ही कर पाए डिस्कस थे, कर लेते हैं ना, फिर करते हैं डिस्कस। एक्सरसाइज 2 के भी थे। 2 के तो नहीं दिख रहा है इसमें, 3 दिख रहा है। अच्छा रह गए पार्ट थे 3 का बचा हुआ था, हाँ तुमने कहा था कल कि एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का भी, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का भी क्वेश्चन कुछ बच गया था डिस्कस करने के लिए। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं फिर। चलो बेटा डिस्कस स्टार्ट करें, डिस्कशन निकालो बच्चा, सीट निकालो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, निकाला जाए एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। बेटा कहां तक कर चुके थे बोलो हम लोग? 5 तक कर चुके हैं। 5 तक कर चुके थे। चलो आगे पूछो बेटा, फिर 5 से 10 में एक बेटा पूछना है। क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 2 7। एक बार 7 पे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज है? देखते हैं बच्चा। पोटेंशियल ग्रेडियंट, बेटा ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, है ना, और पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब डीवी अपॉन डी आर, ठीक है। ग्रेडियंट यूजुअली हम टर्म यूज करते हैं नेगेटिव स्लोप के लिए। 7 देखो बच्चा, 7 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन स्पेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? तो फर्स्ट लिखा है बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट देयर, सही बात है ना बेटा, ये सही है ना ये। दूसरा कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज देयर, गलत। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ए यूनिट चार्ज वुड एक्सपीरियंस देयर, सही बात है बेटा, F by Q। द फोर्स एंड इलेक्ट्रॉन वुड एक्सपीरियंस देयर, नहीं बच्चा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम थोड़ी होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर हुआ? एक हुआ बेटा ए और दूसरा हो गया सी। राखी को पूछना है क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा राखी, क्वेश्चन कहता है 8 में द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। कहता है बेटा एक्स वाई प्लेन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ई वेक्टर इक्वल टू 7.2 ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप, है ना बेटा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है बच्चा। किस पॉइंट पे? तो 3,3, है ना बच्चा, डायग्राम में देखना बेटा। चलो आगे दिखाएंगे, रुको, एट 3,3। अब देखो बेटा फिर कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ रही है ये 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम, है ना, और ये कहाँ आ रहा है बेटा? तो एट 2,0, है ना बेटा, ध्यान देना बेटा। देखो तो अगर मैं यू बनाऊं एक्स वाई एक्सिस, अगर यू बनाऊं बेटा एक्स वाई एक्सिस, तो देखो बेटा 3,3 का पॉइंट कहाँ रखोगे? तो 3,3 का पॉइंट यहाँ कहीं रखोगे बेटा, बोलो, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर होगा ना बेटा। तो अब बताओ इस वाले पॉइंट पे अगर मैं कहूं ये कितना एंगल बनेगा, तो क्या बताओगे, बोलो। अगर 3,3 है बेटा तो एंगल क्या होना चाहिए?
45 45 होना चाहिए ना बेटा। ठीक, अब सोचो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, है ना, इसका कितना एंगल है बताओ? tan थीटा इक्वल टू 3/4, है ना। tan थीटा इक्वल टू 3/4 मतलब कितना एंगल हुआ? 37 डिग्री ना बेटा। इसका मतलब इस लाइन से स्लोप थोड़ा छोटा है, इस लाइन से थोड़ा स्लोप छोटा है बेटा, है ना। इसका मतलब ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, तो पीछे यहाँ कहीं कट करेगा बेटा, बोल कट करेगा ना, बोलो। इस एक्स एक्सिस को कट करके यूं जाएगा ना बेटा, बोल, है ना। और ये हमारा कितना एंगल है? ये एंगल है 37 डिग्री। बोलो, यहां तक बात समझ गए? अब चलो दूसरा कहाँ है? 2,0। तो देखो बेटा 2,0 ये मैंने मार्क कर लिया पॉइंट, है ना। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब बेटा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा किसी एक ही चार्ज पार्टिकल से है ना। तो देख बेटा अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक ही चार्ज पार्टिकल से है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बेटा, इसी पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है। बोलो, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। क्लियर है ना बच्चा? ये ठीक है ना। तो देखो बेटा इस वाले का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया -x,0 है ना बेटा। ये -x,0 और ये था बेटा 3,3। तो ये एंगल tan 37 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? बोलो, ये 3 डिवाइडेड बाई यहां से यहां बेटा ये हो जाएगा 3 + x। इसका मतलब आ गया बेटा हम लोग का x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बोलो, बात समझ गए? तो चार्ज कहां पे रखा हुआ है ये निकाल लिया बेटा हम लोगों ने, है ना। अब कहता है इस वाले पॉइंट पे जिसका की था बेटा कोऑर्डिनेट 2,0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा? 100, है ना। इसका मतलब एट 2,0 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए था KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा हमारा 100 इक्वल टू Q हो गया बेटा 9 × 10⁹ इंटू Q डिवाइडेड बाई, बोलो बेटा यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी? अब जब ये 1 सेंटीमीटर है बच्चा तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना। तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो बोलो बेटा यहां से Q निकल गया हम लोग का। बोलो, अब जब Q निकल गया तो आगे हम हर चीज निकाल सकते हैं बच्चा। पूछा गया है x कोऑर्डिनेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। दूसरा कहता है बेटा चार्ज पार्टिकल x एक्सिस पे है। तीसरा कहता है चार्ज पार्टिकल की वैल्यू क्या है। चौथा पूछता है कि ऑरिजिन पे इस चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा। सब निकाल सकते हो ना बेटा आप तो? यस सर। 9 10 हो गया। 10th वाला 10th कहता है बेटा देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 180 वोल्ट to 20 volt as one moves on the x axis from -2 to +2। देखते बच्चा अगर हम 10 नंबर सवाल में यूं अगर मान ले बेटा हम कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी एक्स एक्सिस है ना बच्चा। तो एक और इसको मैंने मान लिया बेटा ओरिजिन। तो देखो तो x इक्वल टू +2 सेंटीमीटर आगे हो गया और x इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पीछे हो गया। अब कहता है बेटा कि 180 वोल्ट हमारा कहां पे था? -20 पे। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल बेटा ये है -180 वोल्ट। और यहाँ है बेटा हमारा कितना? यहाँ हमारा फील्ड है वोल्ट है 20 वोल्ट, है ना बेटा। तो अब बताओ 180 से 20 है ना बेटा, पोटेंशियल घट रहा है ना, है ना बच्चा। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है या बढ़ता है बच्चा? डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है बच्चा, है ना। E इक्वल टू -dV/dr, है ना बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल यहां से यहां घट रहा है बेटा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट ऐसे होना चाहिए। बोलो बेटा ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट ऐसे होना चाहिए ना बेटा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या लिखोगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हो गया बेटा 160 डिवाइड बाय कितना डिफरेंस 4, ये हो गया बेटा 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बोलो है ना, यहां तक क्लियर है बेटा सबको। अब देखो बेटा इसमें y और z के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट नहीं पता मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट क्या है हमको नहीं पता, है ना। तो बेटा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना बेटा। तो बोलो तो पहला वाला ऑप्शन कहता है कि मस्ट बी इक्वल टू 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सही है गलत, गलत है। गलत ना, ठीक। Y दूसरा axis कहता है को बेटा ऐसा कर दीजिए। वाई पे होगा तो नहीं होगा ना इतना। दूसरा कहता है मे बी इक्वल टू 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सही है। ये सही है। तीसरा कहता है बेटा मे बी ग्रेटर देन 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सही है। ये भी सही है बेटा। फिर कहता है मे बी लेस देन 40 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। क्लियर ना। अब चलो आ जाए एक्सरसाइज 3 में। एक्सरसाइज 3 में कहां तक कर लिए थे बेटा हम लोग, 6 तक कर लिया। 6 तक कर लिया था, आगे पूछो। 6 तो नहीं था, 7 तक कर लिया था। 8th क्वेश्चन में रोटेशनल मोशन के टर्म्स दे रखे हैं। अच्छा क्या करना है बता दूं कि छोड़ दूं, जो बोलो। बता दीजिए रोटेशनल मोशन के टर्म्स में। देख लो फिर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेटा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू, ए चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड इट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। देख बच्चा कहता है एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज के वजह से, है ना बेटा, एक माइनस क्यू चार्ज जो है बेटा वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, ठीक है। तो देख बच्चे याद रखना इस बात को, इलिप्टिकल पाथ में जब भी घूमता है ना बॉडी बेटा कोई, तो सोर्स चार्ज जिसके वजह से घूम रहा है ना, हमेशा वो कहाँ होगा बेटा, फोकस पे होगा, समझा। ये हमेशा क्या होगा बेटा, फोकस पे होगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट हालांकि है कि देखो बेटा सबसे पास वाली दूरी पे स्पीड जो होता है बेटा ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और सबसे दूर वाला पॉइंट जो होता है वहां स्पीड सबसे कम होता है ना। तो पहला सवाल पूछा बेटा हमसे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट। देखते हैं बच्चा, तो देखो तो ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे रहा होगा बेटा तो ऐसे लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। यहाँ पे रहा होगा तो ऐसे लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे आया होगा बेटा तो ऐसे लगेगा, सॉरी अट्रैक्शन है, ऐसे, है ना बेटा। हर जगह फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन, हर जगह फोर्स होगा बेटा अट्रैक्शन। बोलो दिख रहा है ना ये, है ना बेटा। तो इसका मतलब अगर हम कहें कि टॉर्क अबाउट कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा ना। बोलो बेटा। फोर्स अगर एक्सिस से ही पास कर जाए, फोर्स अगर रोटेशन के सेंटर से ही पास कर जाए, है ना बच्चा, तो हमेशा टॉर्क क्या होगा उसका, 0 होगा। और कॉन्सेप्ट ये बेटा कि अगर टॉर्क होगा 0 तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया बच्चा, है ना। और बी देखो मैंने कहा था ना ये मैक्सिमम स्पीड ये मिनिमम स्पीड, इसका मतलब बेटा स्पीड वेरिएबल है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, बी गलत। सी कहता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट बेटा, दिख रहा है ना रे, पास वाले पॉइंट पे भी ज्यादा है ना। चौथा कहता है लिनियर स्पीड ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट, भी गलत, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा बेटा। आगे चलो। और सर 12th क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, उसका फॉर्मूला नहीं याद। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा, हाँ फॉर्मूला टर्मिनल नहीं। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला होता है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का v टर्मिनल इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर d माइनस रो g बाई म्यू,
ठीक है बच्चा। डी होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड या गैस, ठीक है, जिसमें मूव कर रहा हो बॉडी। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो अभी वाले सवाल में चूंकि हवाएं मूव कर रहा था बेटा, हवाएं मूव कर रहा है तो रो हम लोग इसका 0 बोलेंगे, समझे। आगे चलो, 12th बता ही दीजिए। बता ही दूं, देखो 2 बता, कहता है टीनी स्फेरिकल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप carrying a net charge q is balanced in still air with a vertical uniform electric field of strength 81 pi by 7 into 10 to the power 5 volt per meter, है ना बच्चा। हमारा इस सवाल है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है ना। सवाल कहता है बेटा पहले ये इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है, तो अगर बेटा ये इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए बोलो, कहेंगे ऊपर की तरफ का फोर्स लगा होगा QV और नीचे लगा होगा बेटा mg, है ना। इसका मतलब Q बाई एम का वैल्यू हमको पता चल गया बेटा, m बाई ई होना चाहिए ना। बोलो, मास के बारे में दिया इन्फॉर्मेशन, GY होना चाहिए ना। कोई बात, छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ दो, पहला इक्वेशन। ठीक है बच्चा, अब देखो फिर कहता है क्या, when the field is switched off, इलेक्ट्रिक फील्ड छटा दिया, तो ड्रॉप इज ऑब्जर्व टू फॉल विथ ए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 2 into 10 power minus 3 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। तो टर्मिनल वेलोसिटी दे दिया बेटा हम लोग को, इसको लिख देंगे 2/9 r स्क्वायर d इंटू g बाई म्यू, है ना बेटा। अब कहता है विस्कोसिटी हमको दिया है बेटा, है ना, और डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो देखो तो बच्चा टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी गई हमको, 2 into 10 power minus 3, ये बेटा 2/9, ये हो गया r स्क्वायर इंटू डी हमारा कितना हो गया बेटा, ये हो गया 900, है ना, इंटू हो गया g का वैल्यू 10, नहीं 9 बोला ये, g का वैल्यू 9.8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तुमको दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 to the power minus 2। तो इसमें क्या अननोन रह गया बेटा बोलो, इसमें क्या रह गया अननोन, सिर्फ आर ना बेटा, इससे हमारा आर निकल जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 वापस आएंगे, QE इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, mg ना, mg को बोलेगा ना 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी इंटू जी, है ना बच्चा। तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तुमको वैल्यू दिया हुआ है, ये है बेटा 81 पाई बाई 7 इंटू 10 to the power 5 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी है बेटा 900 इंटू जी। ठीक है बच्चा, हमसे कहता है बताओ क्यू का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा ना, आर निकाल चुके हो, यहाँ पुट कर देना, आ जाएगा बेटा आंसर। पीछे सॉल्यूशन में होगा सर। तो पीछे सॉल्यूशन में, हाँ बोलो बोलो, सॉल्यूशन में टर्मिनल वेलोसिटी के एक और फॉर्मूला दिया 6 पाई ईटा करके कुछ था। अरे वो तो विस्कस फोर्स है, वो विस्कस फोर्स है। अच्छा, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई म्यू आर भी होता है बेटा, है ना। और ये वाला फोर्स जब ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा तब आएगा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, 15 बता दीजिए सर बोलो बोलो बोलो। 15 सर अभी आपने ठीक लगाया था, सर 10 रो और 5 रो होगा सर क्यों वहाँ पे। जीरो होगा एयर में? एयर की डेंसिटी बेटा लिक्विड से बहुत कम ना होगी बेटा, हवा की डेंसिटी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1.293 केजी पर मीटर क्यूब, जबकि लिक्विड की डेंसिटी है बेटा 900, बहुत बड़ा है ना उससे। 15 बता 15 देखो बच्चा 15 में 15 नंबर कहता है बेटा हमारा सवाल कि a wooden block perform simple harmonic motion on a frictionless surface with frequency nu naught. The block carries a charge plus q on its surface, है ना बच्चा। ब्लॉक पे हमारा चार्ज कैपिटल Q है। If now a uniform electric field E is switched on as shown, then the SHM of the block will be, तो ब्लॉक का सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट है बच्चा,
कि देखो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही है कि अगर कोई लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है ना बेटा, तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ्रीक्वेंसी जो है बेटा कभी भी कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा वेरिएबल फोर्स पे डिपेंड करता है, समझा? ठीक है। और इक्विलिब्रियम हमारा वो होता है जहां रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। अगर कोई भी हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं बेटा तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट फोर्स शिफ्ट कर जाएगा बेटा, बोलो इक्विलिब्रियम पॉइंट। सॉरी, पहले मान लो 2 फोर्स लग रहे हैं, अगर तुम एक और फोर्स लगा दोगे तो स्प्रिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा ना बच्चा। स्प्रिंग अगर एडजस्ट करता है इसका मतलब मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट कर जाएगा बच्चा, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, समझे? एडवांस के क्वेश्चन में बाद के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो लगते ही है बेटा, एडवांस से क्वेश्चन तो होते ही हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले। आगे बोलो। 17 दिया था, फिर 18 से 20 दिया था, 20 20 पूछना है। 20 कहता है बेटा टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ R1 R2 एंड हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो पर रो। ठीक, देख तो बच्चा याद है एक सवाल किए थे बेटा हम लोग ऐसा 20 नंबर में कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, है ना, और इसके अंदर एक कैविटी है, बोलो याद है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के जो कैविटी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी? रो A/3 एप्सिलॉन नॉट। रो A/3 एप्सिलॉन बेटा ना, ए क्या था बोलो? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, बोलो, है ना। अब उसको सॉल्व करने के मेथड को याद करो। हम लोगों ने कैसे कहा था बेटा कि ये मान लिया जाए कि ये पूरा पे चार्ज है बेटा, बोलो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी, और अंदर वाले पे क्या कहा था हमने? -q। तो यू बोल सकते हैं क्या बच्चा कि ये जो हमारा एरिया है ना, ये एरिया क्या है? रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बोल बच्चा, वो हमारा क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का ओवरलैपिंग, है ना, बोलो, ठीक है। और इसको देख के तुम समझ गया था कि इसमें बेटा इस बात पे डिपेंड नहीं करता है ना कि स्फीयर कितना बड़ा है और कैविटी कितना बड़ा है, इस रेडियस से कोई मतलब नहीं, इस रेडियस से भी कोई मतलब नहीं, याद है ना, है ना बेटा? तो अभी सवाल कहता है बेटा कि एक ये स्फीयर लो, बड़ा स्फीयर, ये पूरा स्फीयर हमारा है पॉजिटिव चार्ज का, और इधर एक स्फीयर लो, ये स्फीयर है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है बच्चा? तो फिर से क्या बोलोगे? ये एरिया क्या हुआ? रीजन ऑफ ओवरलैपिंग हुआ ना बेटा। ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ना है बच्चा, देखो। सर बस इसमें डिस्टेंस क्या लेंगे? इसमें डिस्टेंस दिया तो है नहीं, डिस्टेंस नहीं दिया ना बेटा इसमें, अगर दिया होता तो निकाल लेते। ये दूरी लेंगे सेंटर टू सेंटर, यहाँ भी क्या था? सेंटर टू सेंटर था ना बेटा, यहाँ भी सेंटर टू सेंटर होगा, समझा? 19। तो 20 नंबर का आंसर क्या होगा बोलो? ए गलत, बी गलत, सी सही और डी सही, सी एंड डी। अब आ जाओ बेटा 19 में। देखो बच्चा 19 नंबर सवाल, नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा कि दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मान लो जिसका कि रेडियस एक का r हो और एक का 2r हो, हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर। दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं बेटा। तो एक स्फीयर ये हो गया बेटा r रेडियस का, है ना, और एक स्फीयर ये हो गया बेटा 2r रेडियस का। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में इसका डेंसिटी ρ1 मान लो, इसका ρ2 मान लो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर। कहता है बेटा इस स्फीयर के सेंटर से 2r की दूरी है ना बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ रही है ना बच्चा। तो देखो यहां से अगर 2r कहा जाए तो हम 2r इधर ही मान सकते हैं ना बेटा, बोलो बोलो, मान सकते हैं ना, बोलो P पॉइंट, ठीक है। और यहां से 2r बेटा हम इधर भी तो मान सकते हैं, बोलो, है ना। ये पॉइंट हमारा S, बोलो। हालांकि ऊपर नीचे की संभावना है नहीं बेटा, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन ये 2 पॉइंट पे तो कैंसिल हो सकता है बेटा, है ना।
तो अगर कहते हैं बेटा P के लिए, अगर कहते हो सवाल को हम सॉल्व करेंगे पहले P के लिए, तो फॉर P, तो P वाले पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे बेटा बोलो? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिखेंगे ना, कितना? K क्यू इंटू क्यू, इसका चार्ज क्यू लिखो बेटा, ρ1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, है ना बेटा, डिवाइडेड बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां से यहाँ की दूरी 2r का स्क्वायर, है ना बेटा, फिर प्लस इसका ही फील्ड यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग, k इंटू क्यू ρ2 इंटू 4/3 पाई रेडियस का क्यूब डिवाइडेड बाई इसके सेंटर से यहाँ क्या दूरी होगा बेटा, ये है 2r और ये भी है 2r, तो 2r 5r प्लस r 6r ना बच्चा, तो 6r का स्क्वायर बोलो बेटा होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ρ1 अपॉन ρ2 निकल गया इससे, बोलो बच्चा नेगेटिव आएगा, ρ1 अपॉन ρ2 नेगेटिव आएगा इसमें। अब चलो S वाले के लिए, तो देखो बेटा S वाले पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा ना बच्चा, तो क्या लिखोगे, इसके वजह से यहाँ फील्ड, तो K इंटू क्यू ρ1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर माइनस उल्टा आएगा ना उसका। अब देख बेटा इसके लिए ये इंटरनल पॉइंट है ना बच्चा, इंटरनल पॉइंट पे क्या लिखते हैं फॉर्मूला, K क्यू R बाई आर क्यू, है ना बच्चा, या फिर ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चा, तो ρr हो गया R, बोलो यहां से R होगा ना बेटा, डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बेटा बात? दो आंसर आएंगे ना इसमें, और ये जो नहीं था ना? कैविटी बोलो। होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है अंदर में। हाँ बेटा बताया था, जिस डायरेक्शन में A है ना बेटा उसी डायरेक्शन में होता है, अच्छा अच्छा ठीक है। मतलब इस रेडियस के पैरेलल ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आगे का होमवर्क दे दूं? नहीं तो टेस्ट है। ठीक है, डीपी देता हूँ, डीपीपी, डीपीपी तुमने पहले किया था, डीपी नंबर 13 किया था, ठीक है। तो चलो अब डीपी नंबर 14 करके आना, डीपी 14 करके आना बेटा, बोलो बेटा बोलो क्या पूछना है? सर जो बी सीरीज की सर जो डीपीपीज हैं सर, हाँ? उसमें इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन कम ही दिख रहे हैं, मतलब अगर जैसे सॉल्व करने हैं तो मोस्टली हाँ, पुराने से करके हाँ जा डीपीपी देखो, हमारे यहाँ जो डीपी होती है ना बेटा, यस इस डीपीपी का मतलब डीपीपी आर नॉट जस्ट अनदर क्वेश्चंस, दे आर मेड फॉर रिवीजन, मुझे उन्हें बनाया गया है ताकि तुम्हारा हमेशा रिवीजन होता रहे। डीपीपी से क्वेश्चन में हमेशा ये बात रहेगी कि करंट चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा कम होंगे, है ना, और प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, हमेशा ऐसा होगा। चलो बच्चों बाय, फिर तैयारी करो अच्छे से टेस्ट का, है ना। कल तुम लोग का मैं डाउट क्लास रखूंगा एक, कल तुम लोग का दोपहर में या शाम में कभी भी डाउट क्लास रखूंगा तुम्हारे लिए, व्हाट्सएप पे या फिर लाइव? व्हाट्सएप पे ही सही रहेगा बेटा, या लाइव भी कर सकते हैं, तुम लोग कम बच्चे हो, कोई दिक्कत सर यूट्यूब पे आ जाइए ना। नहीं। यूट्यूब पे क्या करेंगे बेटा, जूम पे ही कर लेंगे। जूम पर लाइव कर दीजिएगा। हाँ जूम पे लाइव करेंगे, टाइम दे दूंगा तुम लोग को, मैं ग्रुप पे लिख दूंगा तेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके सर, ओके बच्चा, थैंक यू सर।